Hey, all my dear students, most welcome to all of you. Here we have got two most important questions which are definitely going to come in NEET examination IIT JEE, right? इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है. चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को हम डील करते हैं कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा. वी आर गोइंग टू डील विथ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. Now see my dear students, this NO2, here ऊपर में चारों में फिनॉल है. Can you see? This is phenol, this is phenol, this is phenol, that is phenol. पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटा और सिर्फ फिनॉल, राइट. और नीचे बेंजोइक एसिड है. सब में NO2 लगा है. सबसे पहला क्वेश्चन यही हम डील करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट. नाउ सी, ये NO2 का ये हिसाब किताब हम माइनस आई का कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस आई लगाता है. देखिए बहुत दूर है फिनॉल. सबसे पहले तो देखते हैं फिनॉल. वाई फिनॉल इज एसिडिक. फिनॉल का प्रोटॉन जाएगा, वाटर ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फिनॉल पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. अब जो ये नेगेटिव चार्ज है बच्चा लोग, फिनॉल का जो ये नेगेटिव चार्ज है, जिस पर भी चार्ज सबसे कम होगा, जिस फिनॉल पे भी ये नेगेटिव चार्ज एक बीमारी होती है. जैसे डायबिटीज़ बीमारी है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी बीमारी है क्योंकि इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खा लिया है. ज़्यादा खाओ कम काम करो तो डायबिटीज़ हो जाती है. वैसे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बीमार है. जो सबसे कम बीमार होगा वो जल्दी ही प्रोटॉन को छोड़ देगा. प्रोटॉन उसकी दवाई है, डायोनिल, राइट. तो प्रोटॉन सबसे पहले कौन छोड़ेगा, ये किस बात पे बच्चा लोग डिपेंड करेगा कि कौन सबसे ज़्यादा बिना दवाई के रह सकता है. और हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. तो देखिए ये NO2 माइनस आई लगा रहा है, बहुत दूर है. मान लो इसका नेगेटिव चार्ज कुछ कम कर दे रहा है. माइनस आई के थ्रू लेट अस सपोज चार्ज डिक्रीज्ड 1 मच. ये 1 मच कुछ नहीं है, ऐसे ही अपन मान लेते हैं. तो कुछ चार्ज कम हो गया है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कुछ बढ़ गई. ये देखिए NO2 सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो माइनस आई के थ्रू चार्ज डिक्रीज मान लो 3 मच. काफ़ी चार्ज डिक्रीज हो गया है. वाह, बहुत ही पास है. और ये थोड़ा मेटा पोजीशन पे है, तो माइनस आई के कारण चार्ज डिक्रीज 2 मच. मान लो 4 डिग्री. इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है. लेकिन क्या सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, या माइनस आई के साथ साथ माइनस एम मीसोमेरिक इफेक्ट, माइनस आर रेजोनेंस भी लग रहा है, वो भी लग रहा है. तो देखिए पैरा और ऑर्थो पे मीसोमेरिक इफेक्ट बराबर होते हैं. याद रखिएगा, मीसोमेरिक इफेक्ट दैट इज रेजोनेंस इज व्हाटएवर इज एट पैरा सेम विल बी एट ऑर्थो, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता. जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है बच्चा? ऑर्थो पे, देन मेटा पे, एंड लास्ट में पैरा पे. इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगता है ऑर्थो पे, देन मेटा पे लगता है, और सबसे कम लगता है बच्चा लोग पैरा पे. तो इंडक्टिव इफेक्ट का हिसाब किताब ये है, मीसोमेरिक इफेक्ट का हिसाब किताब ये. सबसे पहले तो हम दिमाग में ये दो बातें डाल दें, तभी हम आगे कुछ समझ पाएंगे. तो ये मीसोमेरिक इफेक्ट पैरा और ऑर्थो पे बराबर लगता है, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे लगता है, फिर मेटा पे, और फिर पैरा पे. यानी कि मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा से ऑपरेट नहीं होता. क्यों नहीं होता? राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स. ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी. तो हम मीसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं. तो माइनस एम से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो पे प्लस चार्ज आएगा, पैरा पे प्लस चार्ज आएगा, और ऑर्थो पे आएगा. ये ऑर्थो पे जो प्लस चार्ज आया है बच्चा लोग, दिस प्लस चार्ज विल न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव चार्ज बिकॉज द चार्ज इज ऑन द एडजेसेंट एटम्स. ये प्लस चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, बहुत कम कर देगा. तो मान लो माइनस एम इफेक्ट के कारण चार्ज डिक्रीज 100 मच. काफ़ी इफेक्टिव है, तो 100 दे दिया हमने, राइट. और यहाँ भी माइनस एम के कारण इसका ऑर्थो ये और पैरा ये, तो चार्ज डिक्रीज्ड माइनस एम के कारण चार्ज डिक्रीज्ड 100 मार्च. कितना? 100 मार्च. और यहाँ से मीसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेटिव ही नहीं है. देखिए
यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि विलन गोली चला रहा है, हीरो को लगी नहीं रहा, अगल बगल से निकल जा रही है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आ रहा, तो नॉट ऑपरेटिव। आइए हिसाब किताब कर लेते हैं। इसका चार्ज कितना कम हो गया, ओवरऑल दोनों को जोड़े तो चार्ज डिक्रीज 103 मच, और यहाँ चार्ज डिक्रीज 101 मच। 101 डिक्रीज हुआ, वहाँ 103 डिक्रीज हुआ, और यहाँ 2 ही डिक्रीज हुआ। तो ये तो हिसाब किताब ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज डिक्रीज 103 मच, स्टेबिलिटी इंक्रीज 103 मच। तो इसको सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए था माय डियर स्टूडेंट्स, बट सिर्फ एक बात से बेचारा हार जाता है, यहाँ दिल लगा बैठता है। देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि स्टेबिलिटी मिल जाती है किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। और बस ये ऑक्सीजन कहता है हाइड्रोजन हम तुम्हें जाने ना देंगे, तो बेचारा सिर्फ मोह माया के चक्कर में हार गया, वरना ये नंबर 1 पे होता और ये नंबर 2 पे होता। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में ये हारा तो है, लेकिन बाकियों से नहीं हारा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वेरी वेरी वीक बॉन्ड, तो उतना भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं हुई। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल इनकी वैल्यूज की बात करूं तो इसका pKa वैल्यू जो आता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का 7.14 आता है। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, 7.14, और इसका आता है 7.24। देखिए बहुत कम माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसका pKa वैल्यू 8.34 आता है बच्चा लोग, और इसका लगभग 10 होता है। लेस इज द pKa वैल्यू, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी कई बार बच्चा गलती कर जाता है pKa। तो मैं आपको बताऊं, आपने एक आम खाया है, जब वो ज़्यादा पका, pKa पका, मान लो पका, ज़्यादा पका होता है तो ज़्यादा एसिडिक होता है, या कच्चा होता है यानी कि कम पका, तो आप समझ जाएंगे कम पका ज़्यादा एसिडिक। तो आम कम पका, पका मतलब pKa, लेस इज द pKa वैल्यू, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर भी आप भूल जाओ एग्जाम में, तो मैं आपको एक ऐसा रामबाण गुण दूंगा कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल के साथ साथ इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं बच्चा लोग, कार्बोलिक एसिड। सन ऑफ सरदार मूवी में एक गाना सुना होगा आपने, पॉम पॉम पपा पॉम, पॉम पॉम पपा पॉम, कार्बोली, कार्बोली क्या बोली, पॉम पॉम पपा पॉम, पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा, एंड देन फिनॉल। यानी कि कार्बोली क्या, पॉम पॉम पपा पॉम, पॉम पॉम पपा पॉम, POM, पैरा ऑर्थो मेटा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया नाइट्रोफिनॉल के केस में बच्चा लोग। आइए बेंजोइक एसिड देखते हैं। मैंने कुछ दिन पहले लेक्चर पढ़ाया था ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ ऑर्थो इफेक्ट, नो, फिनॉल में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ही बड़ा है। फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, बेंजोइक एसिड में लगेगा। सो दिस इज मोस्ट एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। दिस इज मोस्ट एसिडिक ड्यू टू व्हाट बच्चा लोग, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसको तो साइड में निकाल दो, ऑर्थो इफेक्ट हो गया बेंजोइक एसिड के केस में। और इसमें प्लस चार्ज, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, यानी कि इसने चार्ज को कम कर दिया, -m, दैट इज -R इफेक्ट। तो सेकंड नंबर पे ये हो गया एसिडिक। ऑर्थो इफेक्ट में आप जान रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, दिस हैज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉन इक्विवेलेंट RS, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो -m लगाता ही नहीं, सिर्फ -I से चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और वो, यानी कि इसके केस में सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा एंड देन बेंजोइक। तो याद रखिएगा यहाँ पे पॉम पॉम मत लगा के आएगा, ऑर्थो पैरा मेटा OPM। सो दिस इज द ऑर्डर। ये ऑर्थो इफेक्ट करता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी ऑर्थो इफेक्ट का ऑर्डर। ऑर्थो इफेक्ट के कारण दिस COO नेगेटिव विल गो आउट ऑफ प्लेन एंड दिस विल नॉट बी एबल टू डू द रेजोनेंस विद द बेंजीन। सो ये ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा
ये होगा एसिडिक, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आई होप इतनी बात सबको आ गई होगी। फिर मिलेंगे जीओसी के सेकेंड लेक्चर में हम लोग, और फिर हम डिस्कस करेंगे सारे केसेस। ओके।